साल में हमारे मुल्क पर अपनी रहमतें नाज़िल करे और हम सबको कामयाबियों से नवाजे और हमारे मुल्क में जो भी मसले मसाइल हैं उनका सद्देबाब हो जाए। कि कल के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन या प्रीवियस कोई भी, हमारा थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ रहता है, हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर उसके बाद इसका ऑटोमेशन का जो थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था, कुछ एरर था, वो भी एंड पे फिर हम देख लेंगे आज। सर अब्दुलरहमान या मैम सारा, मुझे जरा क्लियर कीजिएगा कि मेरे बैक एंड से कोई आवाज तो नहीं आ रही, नहीं सर, इशू। हरून कोई आवाज नहीं आ रही, इट्स क्लियर। ओके, वो एक्चुअली मेरे साथ वाली बिल्डिंग में लेंटर वगैरह डाल रहा है, तो वो मुझे लगा कहीं शोर आ ना रहा हो। नहीं नहीं सर, हरून क्लियर है। आज हम इसको ये भी देखेंगे कि गिटहब से कैसे कनेक्ट करना है, ताकि हमें जब कोई काम करना हो तो हमें आसानी से वो भी पता हो कि हम कैसे कर सकते हैं। एक दो उसके स्टेप हैं, बस वही करने होते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है वो भी। जी, हमने शुरू में पढ़ा था कि SDLC के कुछ मॉडल्स होते हैं जिनके जरिए ये सारे सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है वो चल रही होती है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से ही होते हैं ये मॉडल। वाटरफॉल हमने पढ़ लिया था, आइटरेटिव का भी हमने कुछ बता दिया था, प्रोटोटाइप मॉडल, ये इसकी अभी बात हम आज कर लेंगे। स्पाइरल मॉडल, इसका भी हमने छोड़ दिया था कि ये अभी हमारे इसमें नहीं आ रहा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ये मॉडल हैं। जी, वाटरफॉल मॉडल हमने उस दिन भी बताया था, अगर कोई इसमें ऐड करना चाहे कि जिसको आइडिया हो कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है तो काइंडली ऐड कीजिएगा इसमें। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। कोई अगर अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करना चाहे आप में से। मैम इकरा, मैम किंजा। जी, वाटरफॉल मॉडल हमारा ये था कि जब एक स्टेप कंप्लीट हो जाए तो दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा, उसका वो स्टार्ट होगा। देन जैसे ही वो कंप्लीट होगा। जी मैम लारेब। सर मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको। जी जी, श्योर श्योर, सर क्यों नहीं। वाटरफॉल ऐसा होता है कि हम इसमें फेज बाय फेज चलते हैं, और एक फेज से हम दूसरे फेज में जाते हैं। जब पहला हमारा फेज कंप्लीट होता है उसके बाद ही हम दूसरे में जा सकते हैं। जिस तरह हमारे पास क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं हॉस्पिटल के, मिलिट्री के, तो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिसमें मिस्टेक की हमारे पास कोई भी वो गुंजाइश नहीं होती टॉलरेंस की। तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं, और एक जब फेज हमारे पास साइन ऑफ हो जाता है तो उसके बाद ही हम दूसरे फेज में जा सकते हैं। इसमें हम पीछे नहीं जा सकते, वाटरफॉल की तरह अटैटिव नहीं होता ये। जी ऐसा ही है ये, इसको अगर एडिट करना हो तो हमें बिल्कुल स्टार्ट से जाके पहले स्टेप से शुरू करना पड़ता है, तो लिहाजा इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। तो ये एक तरह का रिजिड सिस्टम होता है कि इसको हम अगर कुछ भी उसमें नई एडिशन करनी हो, कोई अपडेट करनी हो, तो स्टार्ट से लेके चलते हैं और एक दफा एप्लीकेशन को हमें क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करेंगे तो तब उसके बाद फिर वो नया सिस्टम जो होगा वो कुछ टाइम लेगा।
वो सारा फिर हम उसको रन करेंगे, उसका एसक्यू चेक होगा, फिर वो जाके दोबारा उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, डिप्लॉय किया जाता है कि ये अब ठीक है, अब नहीं ये चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं। जबकि जो हमारा दूसरा था अजाइल, वो हमने जो बताया था उसमें क्या था कि उसमें हम साथ साथ पैरेलल चीजें लेके चल रहे होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो उसमें एक के साथ दूसरी जो टास्क है वो भी साथ साथ ही चल रहे होते हैं, कोई इतना उसमें हमें मुश्किल नहीं होती। तो ज्यादातर अब आज के दौर में अप्रोक्सीमेटली अबव 90% जो कंपनीज हैं वो अजाइल को ही प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है और आप बगैर किसी रुकावट के अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट को रोके बगैर उसको डाउन किए बगैर आप अपना इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ चलाते रहते हैं, नई अपडेट करते रहते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसमें एक ना उन्होंने हमने ये भी पढ़ा था कि एक डुप्लीकेट समझ लें कि सिस्टम का जो है था ना, CI/CD, वो वाला जो था कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ये वाला रूल जो होता है ये इसीलिए यूज किया जाता है कि गिटहब पे एक एक्स्ट्रा रिपोजिटरी बनी होती है जिसमें आपका पैरेलल सिस्टम चल रहा होता है, और बैक एंड पे आप डेवलपमेंट में जो भी तब्दीली करना चाह रहे हो वो दूसरी रिपोजिटरी में आप तब्दीली करते रहते हैं। जैसे ही वहां से QA वगैरह ने आपको गो हेड दिया कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट है, पास हो गया है, तो आप वो रिपोजिटरी को फौरन उस पे कन्वर्ट करते हैं, और आपका सिस्टम जो है बगैर किसी एप्लीकेशन जो है बगैर किसी रुकावट के चलती रहती है, उसमें कोई ग्लिच नहीं आता, कोई डाउन नहीं होती। तो इसलिए ज्यादा उसको प्रेफर किया जाता है। अच्छा, वाटरफॉल की जो कुछ स्ट्रेंथ हमने पढ़ ली थी उस दिन बता दिया था। आइटरेटिव मॉडल, ये भी एक मॉडल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट का एक ब्लॉक बनता है, फिर टेस्टिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। दूसरा जो होता है उसमें भी डिजाइन, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन है, तीसरे में भी इसी तरह है कि ये भी एक पैरेलल तरह का आइटरेट हो रहा होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, यानी प्रोसेस एक चलता रहता है। इसमें भी हमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती, लेकिन ये बहुत इतना यूज नहीं होता, होता है लेकिन इतना यूज नहीं होता। कोई आप में से कोई इसकी एग्जांपल देना चाहेगा, किसी को कोई आइडिया हो इसके हवाले से? एनीवन? इसकी सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है ना वो आप मोबाइल फोन की है, कि जैसे ही कोई आपका एक वर्जन आपके ख्याल में इसमें कोई तब्दीली आ रही है, कोई नया वर्जन अपडेट हो गया, मॉडिफाई हो गया है, तो उसको अपडेट किया जाता है। पहले वाले वर्जन की चीजें हटा दी जाती है, नया वर्जन अपडेट कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास एंड्रॉयड फोन है, समझ लें कि एंड्रॉयड में हमारे पास जो पहले 6 वर्जन था, फिर 7 आ गया, अब इस टाइम आई थिंक कोई 14 के 15 वर्जन चल रहा है। तो जैसे ही प्रीवियस वर्जन obsolete हो जाता है उसे हटा दिया जाता है, नई अपडेट के साथ वो नया वर्जन आ जाता है। तो इसको आइटरेटिव कहते हैं, होता वही है लेकिन उसमें एडिशन कर दी जाती है। वो भी पैरेलल चल रहा होता है, लेकिन वो इस तरह नहीं होता जैसे हमारे पास अजाइल है या फिर ये जो दूसरे है स्पाइरल है। ये जो आइटरेटिव होता है इसमें हम ज्यादातर टेलीफोन इस तरह की जो वेबसाइट्स बनाते हैं जिसमें हमें आइटरेट करना पड़ता है बार बार, उसके लिए ये यूज किया जाता है। इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। क्या है जी? ऑब्टेन्ड अर्ली एंड पीरियोडिकली, कि पहले ही इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या तब्दीली आने वाली है, हम इसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग पैरेलल लेके चल रहे होते हैं। दूसरा क्या है जी? डेवलपमेंट कैन बी प्लान्ड, कि जब नया वर्जन आना होता है तो हम पहले ही अनाउंस कर देते हैं जी इतने अरसे में नया वर्जन आ रहा है, और इसकी डेवलपमेंट साथ साथ चल रही होती है, और प्रीवियस भी चल रहा होता है, लेकिन हम बता देते हैं कि जी नया वर्जन फलां डेट को अपडेट हो जाएगा। जैसे आईफोन अगर आता है तो उसकी क्या है, वो पहले ही अनाउंस हो जाता है जी आईफोन 17 अब आ रहा है, और उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस ये होगी, उसमें ये फीचर होंगे। तो क्या होता है कि पहले जो आपका चल रहा है वो भी चल रहे हैं, लेकिन नया आप अनाउंस किया जाता है कि हाँ जी हम नए वर्जन की तरफ जा रहे हैं अब। उसके बाद प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड,
कि इसकी प्रोग्रेस मेजर की जाती है। लेस कॉस्टली टू चेंज द स्कोप, ये रिक्वायरमेंट या स्कोप को चेंज करने में लेस कॉस्टली होता है, कि इसमें प्रीवियस सारा कुछ तब्दील नहीं करना पड़ता, बस थोड़ी सी चीजें अपडेट की जाती हैं, तो उसी के वो लॉन्च कर देते हैं, दोबारा नया वर्जन आ जाता है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग स्मॉलर आइट्रेशन इज इजी, कि इसकी जो डिबगिंग होती है या टेस्टिंग होती है वो बहुत आसान होती है, कि उसको हम, क्योंकि हमारे पास काफी नॉलेज होता है प्रीवियस का, और नई जो चीजें होती हैं बस उन्हीं को ही फिर टेस्ट किया जाता है, उनमें कोई इशू नहीं आ रहा होता। इसकी वीकनेसेस क्या हैं जी? कि मोर रिसोर्स में बी रिक्वायर्ड, कि इसके लिए ज्यादा रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं। although cost of exchange is lesser but it is not very suitable for changing requirement, जैसे कि कॉस्ट बेशक लेस कम होती है, लेकिन ये सूटेबल नहीं होता कि ज्यादा, कि आप इसकी चेंजिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको साथ साथ लेके चलते रहें। मोर मैनेजमेंट अटेंशन इज रिक्वायर्ड, कि इसमें मैनेजमेंट की अटेंशन बहुत जरूरी होती है। सिस्टम आर्किटेक्ट और डिजाइन इश्यूज में अराइज बिकॉज नॉट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड इन द बिगिनिंग। तो इसकी जो लाइफ साइकिल होता है, इंटायर लाइफ साइकिल में, उसमें सिस्टम आर्किटेक्ट का जो डिजाइन या उसके जो इशू आ रहे होते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनको सबको साथ साथ ले देखा जाता है, गैदर करके देखा जाता है स्टार्ट में ही, कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, वो सारा कुछ पहले ही प्लान किया जाता है। डिफाइनिंग इंक्रीमेंट्स में रिक्वायर डेफिनेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, कि इसमें जो भी रिक्वायर डेफिनेशन की, जो कंप्लीट सिस्टम की रिक्वायर डेफिनेशन होती है, उनकी इंक्रीमेंटेशन की जाती है, उसको बताया जाता है कि क्या क्या होगा। देन उसके बाद आता है जी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? जी इंशाल्लाह कल लास्ट होगी। जी प्रोटोटाइपिंग क्या होता है जी? प्रोटोटाइपिंग जो होता है, इसमें डेवलपमेंट जो का जो काम होता है, वो हम स्केल डाउन करके कर रहे होते हैं, वर्जन के साथ कर रहे होते हैं। इसमें हमारे जो क्लाइंट होते हैं, उन वो एवेलुएट करते हैं सॉफ्टवेयर को पहले, कि ये जो सॉफ्टवेयर, इसका जो प्रोटोटाइप है, ये जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, ये वायबल है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं है, इसका आउटपुट क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी, कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो हमने पिछले दिनों एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, नाम चेंज हुआ है जैज वालों की एप्लीकेशन का। तो उस पे हमने काफी काम किया था, तकरीबन कोई 3 से 4 महीने हम उसके नाम को डिसाइड करने में लगे रहे। देन उसका जो डिजाइन था उसको डिसाइड किया। फिर उसके बाद हमने उसके जो प्रोटोटाइप के फीचर थे वो टेस्ट किए, कि एक डमी वेबसाइट बना के, डमी एप्लीकेशन बना के उन्होंने हमें दी, कि ये डमी एप्लीकेशन है, आप इसको चेक करें कि इसमें जो फीचर हैं वो लोगों को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमने तकरीबन कोई 550 से ज्यादा लोगों से वो एप्लीकेशन टेस्ट करवाई। फिर उसके जो रिजल्ट आए उनको फिर हमने कहा कि जी ये वाला जो डिजाइन है ये बेहतरीन है, आप इसको अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब ये जो इस टाइम आपने देखा होगा, जैज वर्ल्ड की जो उन्होंने नाम तब्दील किया है सिमोसा के नाम से, उस पे जो भी अब डिजाइनिंग हुई हुई है वो हमारी कंपनी ने उसको टेस्ट करके तो उनको प्रोवाइड किया था, कि ये आप इस पे गो थ्रू दे दें, कि आप इसको लेके चल सकते हैं। तो इस तरह ये सारा प्रोटोटाइप पहले क्लाइंट डिसाइड करता है कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हैं, जैसे कस्टमर कैन इजी स्टडी प्रोग्रेस, कि कस्टमर जो है वो इसकी प्रोग्रेस को इजी देख सकता है, उसको स्टडी कर सकता है, उसके हवाले से चेक कर सकता है। दिस इज यूजफुल व्हेन रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग रैपिडली, के जो रिक्वायरमेंट्स रैपिडली चेंज हो रही होती हैं उनको वो देख सकते हैं कि वो कैसे करनी है। वीकनेस क्या है जी? इम्पॉसिबल टू नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ नाम और डिजाइन चेंज करना था तो तकरीबन 4 महीने लग गए थे। तो इसका ये एक वीकनेस है कि ये लेंथी प्रोसेस है।
एकदम से चेंज नहीं कर सकते जब तक लोगों की उसमें या क्लाइंट की उसमें एग्रीमेंट ना शो हो, कि कंसेंट शो ना हो कि ये ठीक हो सकता है या वाइबल हो सकता है कि नहीं। ठीक है। उसके अलावा क्या है जी, देयर इज नो वे टू नो द नंबर ऑफ आइट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड। कि यहाँ पे किसी को ये नहीं पता होता कि इसमें आइट्रेशन कितनी रिक्वायर होंगी। जैसे अभी हम एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उसमें क्या है कि उसमें ये जो फूड पांडा जैसी वेबसाइट है तकरीबन, उसमें दराज जैसी कैपेबिलिटीज हैं कि आप सिर्फ खाना नहीं, आप ग्रोसरी की आइटम ओवरऑल जो ऑनलाइन आप आइटम परचेज कर सकते हैं वो भी, क्लोथ्स भी, गारमेंट्स वगैरह इस तरह की जो दराज पे सारी चीजें जिस तरह की हैं वो भी स्टोर हो। साथ आप फूड से रिलेटेड चीजें भी बाय कर सकें। और उसके अलावा आपको ये जो मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है ना, बाज औकात आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ गई, आप इस तरह की कुछ एप्लीकेशन है सेपरेट हैं, तो वो एक ही एप्लीकेशन में समझ लें कि एक ही रूफ के नीचे सारा ही कुछ वो दे रहे हैं। तो इस तरह की एक एप्लीकेशन पे आप आजकल काम चल रहा है, और तकरीबन कोई 3 महीने हो चुके हैं। अभी तक उसका लेआउट डिजाइन, लेआउट जो है वो फाइनल नहीं हुआ कि इसमें क्या क्या चीजें हमने रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये भी इसमें फिर काफी टाइम लग जाता है, ऐसी ये जो प्रोटोटाइप वाली होती हैं, क्योंकि ये स्टार्ट से लेके चलना होता है, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। स्पाइरल मॉडल जो होता है वो आप यहाँ पे जो जैसे एक डिजाइन दिया गया है कि ये गोल गोल घूमता रहता है, साथ साथ रिक्वायरमेंट भी चलती रहती है, उनका एनालिसिस होता रहता है। ठीक है। उसके बाद उसका डिजाइन भी साथ साथ चलता रहता है, और एप्लीकेशन को स्टार्ट में ही लॉन्च करके उसकी चीजें जो है मॉडिफाई की जाती हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे आपने देखा होगा कि दराज जब शुरू में आया था तो बहुत माइनर चीजें होती थी उसमें, कि सिर्फ आपको तस्वीर नजर आ गई, प्राइस नजर आ गई। ठीक है। और आपने बाय करने के लिए ऐड कॉट कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही डेवलपमेंट हुई है, उसमें मॉडिफिकेशन आई है, रिक्वायरमेंट आई है कि कस्टमर जो है वो तो इसके व्यूज भी देखना चाहेगा कि किस प्रोडक्ट के व्यूज अच्छे हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर उसके वो व्यूज ऐड कर दिए। देन उसके बाद उन्होंने अब जो स्टेम है उसमें ये भी लिखा रहता है कि कितनी परचेज लोगों ने कर ली हैं, कितनी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, और अवेलेबल कितनी है। जब हम उस पे जाते हैं एड कॉर्ट में, तो वहां पे ये भी शो कर रहा होता है कि इसमें अब अवेलेबल कितनी आइटम रह गई हैं जो स्टोर में पड़ी हैं, अगर कोई खरीदना चाहे तो वो खरीद सके। जैसे अभी रिसेंटली ऑडियोनिक की अब चल रही है, तो वहां पे ये शो हो रहा होता है कि इस प्रोडक्ट की कितनी आइटम्स अभी अवेलेबल हैं। तो इस तरह ये साथ साथ रिक्वायरमेंट के साथ साथ ये चीजें चलती हैं कि जैसे ही कोई नई रिक्वायरमेंट आई, उसमें उसको एनालाइज किया कि ये क्या वायबल हो सकता है, हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फिर उसको ऐड कर दिया जाता है, और साथ साथ आपका प्रोसेस भी चलता रहता है, उसमें रुकावट नहीं आती। कभी हो जाए कोई सर्वर की वजह से ग्लिच आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वो साथ साथ चलता है। इसके स्ट्रेंथ क्या है? अर्ली आइट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आर चीपेस्ट। ठीक है। कि जैसे ही प्रोजेक्ट की जो अर्ली आइट्रेशन होती हैं वो बहुत चीपेस्ट होती हैं। रिस्क डिक्रीज, रिस्क जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, कि आप स्टार्ट में ही कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दें जो क्लाइंट को या कस्टमर को रिक्वायर ही ना हो, तो आपके लिए वो एक सर दर्द सर बन जाती हैं कि आपने ऐड तो कर दी, जब उसको निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, डेवलपमेंट के चार्जेस लगेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये चीजें फिर उसमें पहले ही डिटेक्ट कर ली जाती हैं। ऑल आइट्रेशन मीट द प्रोजेक्ट नीड्स। कि जो भी आइट्रेशन होती हैं वो प्रोजेक्ट की नीड को अ, उसके मुताबिक होती हैं, बगैर उसके हम नहीं करते, जैसे क्योंकि क्लाइंट की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो रही होती हैं। वीकनेसेस क्या है जी? कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, रिक्वायर अटेंटिव एंड नॉलेजेबल मैनेजमेंट। कि जो मैनेजमेंट होती है इसमें वो बहुत नॉलेजेबल चाहिए होती है, कि मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है उसमें, लोगों की जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये ना हो कि लोगों का रुझान किसी और तरफ हो, और जो आप प्रोडक्ट में चीजें ऐड कर रहे हैं वो किसी और तरफ, किसी और माइंडसेट की हों। आपने अगर प्रोडक्ट तमाम क्लास के लिए देनी है तो आप सिर्फ अपर क्लास के लिए यूज नहीं कर सकते। आपने उसमें जो चीजें ऐड करनी है वो मिडिल क्लास के लिए भी होंगी, लोअर क्लास के लिए भी होंगी। तो इसलिए आप
जो मैनेजमेंट होती है उसमें काफी नॉलेजेबल होनी चाहिए उसमें। वी मॉडल। वी मॉडल क्या होता है जी? ये इसमें एक तरफ से तो आपका सिस्टम डिजाइन काम कर रहा होता है, और एक तरफ से आपकी जो इंटीग्रेशन है वो साथ साथ चल रही होती है सिस्टम की। जैसे यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है कि यहाँ पे, यहाँ शुरू में ये सोर्स कोड है, ठीक है। ये साथ साथ टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे आपके डिजाइन की वेरिफिक साथ साथ स्पेसिफिकेशन चेक हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद डिजाइन जो है वो स्पेशलाइजेशन उसकी चेक हो रही होती है, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट चेक हो रही हैं। और इस साइड पे आपको जो दूसरी साइड है वी की, उसमें आपको टेस्टिंग के साथ इसके कंपोनेंट चेक हो रहे होते हैं, उसकी एप्लीकेशन की टेस्टिंग, अप्लाई जो एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन है उसकी चेकिंग हो रही होती है। और ये साथ साथ चल रहे होते हैं, दोनों तरफ से पैरेलल होते हैं, समझ लें। तो इसलिए इसको वी मॉडल का कहा जाता है कि एक तरफ आपका डिजाइन चल रहा है और दूसरी तरफ आपकी डेवलपमेंट चल रही है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है जी वी मॉडल की? emphasize planning for verification and validation of the product in early stage of product development। के इसके प्लानिंग के हवाले से जो वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, वो अर्ली स्टेज पे ही उसकी उस पे जोर दिया जाता है कि ये पहले काम हो जाए, ये फिर उसके साथ साथ बाकी चीजें भी देख लेंगे, क्योंकि इसकी प्लानिंग प्रॉपर होगी तो ही ये वी मॉडल साथ साथ चल रहा होगा। ईच डिलीवरेबल मस्ट बी टेस्टेबल, कि हर जो भी चीज उसमें बनाई जाती है वो पहले साथ साथ टेस्ट की जाती हैं। टेस्ट किए बगैर उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन ट्रैक प्रोग्रेस बाय माइलस्टोन्स, के जो भी प्रोजेक्ट इसमें चल रहा होता है उसको एक माइलस्टोन के साथ ट्रैक किया जाता है। लाइक के अगर आपका फ्रंट एंड डेवलप हो गया है और साथ डिजाइन डेवलप हो गया, तो आप समझ लें कि एक ये दो माइलस्टोन अचीव हो गए हैं। देन उसके बाद आपका बैक एंड डेवलप हो गया है और जो डिजाइन है उसमें कंटेंट ऐड हो गया है, तो आप समझते हैं कि जी ये मजीद हमारा माइलस्टोन अचीव हो गया है। तो इस तरह इसको साथ साथ लेके चला जाता है कि माइलस्टोन के तौर पे ये काम वर्क कर रहा होता है। इसकी कुछ वीकनेसेस हैं। डज नॉट इजीली हैंडल कंकरेंट इवेंट, कि जो फौरन होने वाले इवेंट होते हैं उनको इजीली हैंडल नहीं किया जा सकता। दूसरा, उसके बाद आइट्रेशन जो है उनको फेजेस में हैंडल करना मुश्किल होता है, वो हैंडल नहीं हो सकती है आसानी से। डायनामिक चेंजेस इन रिक्वायरमेंट, के जो डायनामिक चेंजेस हैं इसमें वो इजीली हैंडल नहीं हो सकती। और रिस्क एनालिसिस की एक्टिविटीज जो है वो आसानी से नहीं हो सकती इसमें, वो थोड़ा मुश्किल होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टेस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्यों जरूरी होता है टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो टेस्टिंग का पार्ट होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वो उसका इतना इन्फ्लुएंस होता है कि आप उसके बगैर आगे कोई भी काम नहीं कर सकते। कंपनी में वो बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टेस्ट इज द मोस्ट वाइटल एंड प्रीशियस स्टेज, ठीक है। तो आप इसको बगैर टेस्टिंग के कोई भी डेवलप प्रोडक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर आप मार्केट में नहीं ले जा सकते। इससे आपका एक तो इमेज खराब हो सकता है अगर उसमें कोई ग्लिच आ गया, कोई एरर आ गया। दूसरा, आपकी कॉस्ट ज़ाया हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, टेस्टिंग के बगैर अब मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आता। टेस्टिंग फेज इसमें कौन कौन से होते हैं जी? SLD SDLC टेस्टिंग फेज इज नोशनली डिजाइंड टू बी कैरीड आउट आफ्टर सिस्टम डेवलपमेंट इज कंप्लीट, के इसको पहले ही इसका एक बैकलॉग बना के रख दिया जाता है उसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, कि जैसे ही हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट होगा उसके बाद ये टास्क हमारा स्टार्ट होना है टेस्टिंग का, तो वो पहले ही उसको लिख के रख लिया जाता है, ताकि अगर बाद में कोई इंसान है भूल भी जाए तो सिस्टम में ऑटोमेटिक वो उसको एक नोटिफिकेशन चला जाए कि आपने ये काम अभी रहता है, ये करना है आपने इसके बाद। with the help of different type of testing, assimilation tests, element testing, user recognition testing, system testing, and
रिग्रेशन टेस्टिंग, ये सारे जो टेस्ट के कुछ मेथड हैं ये अप्लाई किए जाते हैं एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। 1 मिनट दीजिएगा जरा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी क्लियर है, ओके। व्हाट इज द SDLC टेस्टिंग लाइफ साइकिल? ठीक है, ये पढ़ा था हमने कि नहीं पढ़ा था, किसी को आइडिया इसका? मेरे ख्याल से हमने इसको पेंडिंग कर दिया था, याद होगा आपको कि ये कुछ स्लाइड्स हमने इसको छोड़ दी थी कि हम इनको एंड पे देखेंगे। अच्छा, SDLC टेस्टिंग एनालिसिस फेज होता है, SDLC टेस्ट डिजाइन फेज होता है, और एग्जीक्यूशन फेज होता है। सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है, फिर उसका डिजाइन वगैरह जो होता है उसको देखा जाता है, देन एट द एंड इसकी एग्जीक्यूशन की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टेस्टिंग इन SDLC, रिकग्निशन ऑफ एरर एंड फॉल्स, के जो कोई एरर या मिस्टेक्स होती हैं वो, और फॉल्स वगैरह जो उसमें गलतियां होती हैं उनको देखा जाता है, उनकी रिकग्निशन की जाती है। देन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स टू शेयर होल्डर एंड स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनका स्टैटिस्टिक्स देखा जाता है, मेजर किया जाता है कि कौन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कौन किस में हेल्प कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्टैंडर्ड स्टेटस क्या होगा इस प्रोडक्ट के हवाले से, वो सारी चीजों को मेजर किया जाता है। देन उसके बाद स्टेप लिया जाता है SDLC जब कंप्लीट कर ले रहे होते हैं तो। इन्हेंसमेंट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, तो प्लानिंग के दौरान ही इसकी जो स्टैंडर्ड होती हैं उनको चेक किया जाता है, उनकी देखा जाता है कि उनमें क्या क्या मजीद चीजें ऐड हो सकती हैं, उसमें क्या हम कर सकते हैं, कौन सी अब जो हमारे कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनके लिए कौन से स्टैंडर्ड बेहतरीन है। यानी इसमें एथिक्स भी आ जाते हैं, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर की जाती हैं। टेक्निकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इसमें, कि सॉफ्टवेयर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें कौन कौन सी सिग्निफिकेंस हो सकती है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जिसपे सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। फ्री फ्रॉम एनी रिस्क, आपकी जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है उसको तमाम तरह के रिस्क से फ्री किया जाता है, उसको सिक्योर किया जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी ह्यूमन के लिए, क्योंकि ये जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी काम कर रहे होते हैं ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई ऐसा ग्लिच ना है, आपका डाटा सिक्योर रहे, आपके जो पेमेंट मेथड है वो सिक्योर रहे, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर रहे, तो कोई भी इसमें ग्लिच ना आए, तो कोई हैकर इसको हैक ना कर सके। तो इस तरह की चीजों पे भी काम किया जाता है। हैकर का तो काम होता है, लेकिन जो एस टीम होती है उसने ऐसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन चीजें कर रही होती हैं कि सिक्योर किया जा सके इसको ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए ये जो यूज किए जाते हैं सर्विस लाइन, वो ज्यादा सिक्योर यूज इसीलिए की जाती हैं। कम क्लाइंट जो होते हैं वो थोड़ा सा इजाफी पैसा इसीलिए लगाते हैं सॉफ्टवेयर पे कि उनका जो
कंज्यूमर है, जो उनके क्लाइंट हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस करें। कंफर्मेशन एंड कोलैबोरेशन होती है इसमें, कि हर चीज को कंफर्मेशन कंफर्म करके फिर उसके बाद उसकी कोलैबोरेशन की जाती है। यानी कम्युनिकेशन का जो पार्ट है ना, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, वो बहुत जरूरी होता है। कि आपने हर एक के साथ कम्युनिकेट करना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो काम होता है, उसने डेवलपर के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट करना है। हर चीज को मद्देनजर रखते हुए उससे बातचीत करनी है। उसने साथ क्लाइंट को भी देखना है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। उसने डिजाइनर जो है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जो करते हैं, सिस्टम डिजाइन करते हैं, उनसे भी उसने कोलैबोरेशन करनी है, कि वो जो उनका काम है वो उसमें कोई ग्लिच ना आए। और ये सारी जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, ये किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के जरिए हो रही होती है। Demonstrate accessibility and feasibility application is delivering to a select assembly of users and their functioning with the application is noticed। ठीक है, कि जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो वो यूजर को भेजी जाती है कि आप ये टेस्ट करें। जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं, तो उसके बाद को कहा जाता है कि आप अपने हिसाब से इसको यूज करें। हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये एप्लीकेशन किस लिए चाहिए। जैसे दराज है, मुझे अगर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ चाहिए, तो हो सकता है किसी और को फूड से रिलेटेड जो, या क्या कहते हैं उसको, ग्रोसरी से रिलेटेड चीजें उसे चाहिए हो, तो वो उसके लिए यूज कर सकता है। तो इसलिए फिर ये सारी चीजें टेस्ट की जाती हैं। अवॉइड फॉल्ट इमिग्रेशन, प्रोहिबिटेड ऑल फॉल्ट फ्रॉम इमिग्रेटिंग टू द फॉलोइंग प्रोग्रेस स्टेज। कि जो भी आपने एप्लीकेशन को आप डिप्लॉयमेंट में लेके आना है, तो उसमें आपको कोई इशू ना हो। आपकी जो वहाँ पे कोई मिस्टेक्स आती हैं, वो सारी देख ली जाती हैं, कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमें देखना पड़ेगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसडीएलसी टेस्टिंग, ये कुछ टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टिंग के हवाले से। एक्सेप्टिंग टेस्टिंग हो गई, अल्फा टेस्टिंग होती है, फिर बीटा टेस्टिंग हो गई, फंक्शनल टेस्टिंग है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है, लोड टेस्टिंग है, और सिक्योरिटी टेस्टिंग है। ये कुछ टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं। अगर इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टेस्टिंग के हो सकते हैं प्रोसेस। जी, एक्सेप्टिंग टेस्टिंग जो होती है वो इस तरह होती है कि हम सिस्टम जो होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि उसमें से हमें चीज़ें, हम उसके सिनेरियोज जो हैं वो डिस्कस कर लें, उनका क्राइटेरिया देख रहे हैं कि क्या चीज़ हमें, हमारा जो आउटकम है वो ठीक आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह हम जो चीज़ें जब चेक करते हैं, तो उसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। देन उसके बाद है हमारी अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अर्ली स्टेज टेस्टिंग होती है, डेवलपर जो के पास जो कंट्रोल होता है, उन उसको देखा जाता है कि वो उसमें कोई मेजर बग तो नहीं आ रहा, कोई इशू तो नहीं आ रहा। देन उसके बाद जो डेवलपर खुद चीज चेक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद बीटा टेस्टिंग के लिए क्या किया जाता है कि उसको एक दफा जब आप एक फाइल रेडी कर लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, देन उसके बाद बीटा टेस्टिंग की जाती है। वो भी डेवलपर लॉन्च कर चेक कर रहे होते हैं लॉन्च से पहले, कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल है, जैसे हमें चाहिए थी वैसे है कि नहीं है। इसी पार्ट में जो एसक्यूए वाले होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर फंक्शनल टेस्टिंग होती है। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या किया जाता है कि उसकी जो फंक्शंस होते हैं एप्लीकेशन के, कि जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये चीज़ें इसने, इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें, उसके मेन फंक्शन जो होते हैं वो देखे जाते हैं, उनको चेक किया जाता है, उसके फीचर देखे जाते हैं, उसके वर्क जो होता है वो करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं फंक्शनिंग टेस्टिंग में। देन उसके बाद क्या होता है जी, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वगैरह। इसमें हम क्या करते हैं, इसे इसमें देखा जाता है कि जो डेवलपर है वो अपनी वेरिफिकेशन एक दफा फिर करते हैं,
और वैलिडेट करते हैं। फिर उसके बाद एसक्यूए की टीम जो होती है वो इसको वेरीफाई करती है कि हाँ जी ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई बग नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है लोड टेस्टिंग में। जब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे होते हैं उस टाइम ये इसकी जो टेस्टिंग होती है कि डिप्लॉय करने में, लाइक अगर वर्सल पे कर रहे हैं डिप्लॉय, तो वहां पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो इसलिए फिर वहां पे टेस्टिंग की जाती है एक, उसको लोड टेस्टिंग कहा जाता है कि ये जब हम इसको एप्लीकेशन लोड हो गई है वर्सल वगैरह पे, तो इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये टाइम ज्यादा तो नहीं ले रही, कहीं पे कोई ग्लिच ऐसा तो, जैसे बाज़ औक़ात वेबसाइट्स होती है ना कि ओपन करें तो काफी देर बाद वो ओपन होती हैं, तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है उसको फिर चेक किया जाता है। देन उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग की जाती है। मुख्तलिफ जो डेवलपर होते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से इसको चेक करते हैं कि क्या ये सिक्योर है कि नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक जी सर क्लियर है। जी। देन सिक्योरिटी एंड एसडीएलसी। सिक्योरिटी का हमने बात कर ली है। हमने जो कि इसमें जो भी सिक्योरिटी के हवाले से होते हैं कि इसका आपका जो डाटा है वो सिक्योर हो, आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दौरान जो चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने देखना है, वो सारी चीज़ें पहले लिस्ट आउट की जाती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है कि इसमें क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपकी पेमेंट सिक्योर हो, आपका डाटा सिक्योर हो, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। डिटरमेंट सिक्योरिटी नीड के कौन कौन सी सिक्योरिटी नीड इसमें होनी चाहिए, जो डेवलपर होते हैं उनसे बातचीत की जाती है। और जो एथिक्स को देख रहे होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लोग होते हैं उनसे बात करके इसको देखा जाता है कि इसमें मजीद क्या क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए। प्राइवेसी की भी बात हमने कर ली है। देन उसके बाद है डिज़ाइन। ठीक है। डिजाइन के हवाले से देखा जाता है कि जी इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका लेआउट कैसा होना चाहिए, इसमें ब्लॉक्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसका आर्किटेक्चर देखा जाता है। थ्रेट मॉडलिंग के मॉडलिंग जो हम कर रहे हैं कि बाद में हमें फ्यूचर में कोई ऐसा इशू तो नहीं आ सकता कि हमें एक दफा एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़े, ताकि हम दोबारा चीजें सारी इसमें अपडेट करें। तो इस तरह की चीजें भी देखी जाती हैं। कोडिंग के हवाले से जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं, जैसे कि आई कोड गुरु पे जो भी आपको ट्रेनर सिखा रहे होते हैं वो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस ही बता रहे होते हैं। दूसरी भी बताते हैं, लेकिन आपको एट द एंड वो क्या बता, ये भी साथ बताते हैं कि ये वाली जो मेथड है ना आप कोड करने का, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, आप इसको यूटिलाइज किया करें। परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस उस पर रन किए जाते हैं। टेस्टिंग के हवाले से सिक्योरिटी टेस्ट, वो वही बात है कि सिक्योरिटी टेस्ट रन किए जाते हैं इस पे कि कौन कौन से सिक्योरिटी टेस्ट हो सकते हैं। डिप्लॉयमेंट, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू किया जाता है कि जो जिस सर्वर पे हम इसको डिप्लॉय करने लगे हैं उसके साथ ये कॉन्फ़िगर हो रही है एप्लीकेशन के नहीं हो रही। जैसे मैंने वर्सल की एग्जांपल दी है, ठीक है, तो उसके साथ क्या ये कॉन्फ़िगर हो रही है सही तरह से कि नहीं हो रही। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के जो भी नेटवर्क इसके साथ लिंक किए जा रहे हैं वो सही तरह से कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। मेंटेनेंस को देखा जाता है कि मेंटेनेंस जो इसकी होगी उसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं, कैसे वो हम मेंटेनेंस इसकी करेंगे, उसका क्या तरीकाकार होगा। सिक्योरिटी इनहेंस लाइफ साइकिल प्रोसेस मॉडल जो है उसमें क्या है कि जी इनहेंस सिक्योरिटी थ्रू आर रिपीटेबल एंड मेजरेबल प्रोसेस, कि जो सिक्योरिटी है वो मेजरेबल और रिपीटेबल प्रोसेस के साथ चेक की जाती है, उसको इनहेंस किया जाता है। आप एक दफा सिक्योरिटी लगा के उसको छोड़ नहीं देते, बार बार उसको चेक किया जाता है। उस पे जो थ्रेट हैं वो रन किए जाते हैं कि क्या इससे इशू तो नहीं आ रहा। जैसे कि आपको जैसे एलएलएम जो यूज हम कर रहे होते हैं ना, जेमिनाई है या चैट जीपीटी है, इसमें वो वक्तन फवक्तन जो इनके पीछे डेवलपर बैठे हुए हैं वो उन एक डिपार्टमेंट अलहदा से है जिसका काम ही यही है कि इसकी सिक्योरिटी चेक करना। तो वो
उनका कुछ रूटीन है, वीकली या बाई वीकली, तो इस तरह वो चेक करते रहते हैं। ठीक है, कि आपने इसकी सिक्योरिटी को देखते रहना है कि कहीं पे ये कोई कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा, कहीं कोई मसला तो नहीं हो रहा। तो इसलिए ये सिक्योरिटी को ना रिपीटेबल और मेजरेबल प्रोसेस कहा जाता है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सिक्योर सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज, कि जो इसके साथ सिक्योर सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज हैं वो गाइड की जाती हैं कि आप ये वाले सॉफ्टवेयर के साथ इस एक्टिविटीज जो कर रहे हैं वो ये वाली गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है कि आप ये ठीक है, ये सही नहीं है। जैसे आजकल कुछ लिंक वायरल हो रहे होते हैं कि ये लिंक ओपन करें आपको गिफ्ट मिलेगा, वो आपको आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही होती है। क्योंकि उससे आप बैक एंड पे कुछ ना कुछ डाटा ले रहे होते हैं मार्केटिंग के लिए। प्रोवाइड सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिव्यू, के आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिव्यू जो होता है वो सिक्योर प्रोवाइड किए जाते हैं। इंक्लूड टेक्निकल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज भी बताए जाते हैं। प्रोविजन द यूज ऑफ ऑटोमेशन टूल्स, कि आपको ये भी बताया जाता है कि जो यूज ऑफ ऑटोमेशन टूल है उसके हवाले से इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, आप इसको किस तरह उसके साथ यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं। सुजेस्शन रोल फॉर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज, कोई आपको एक्टिविटीज कंडक्ट करने के हवाले से सुजेस्शन रोल दिए जाते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, के जो फंक्शनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये सारे एस डी एल सी में एक लाइफ साइकिल के तौर पे यूज हो रहे होते हैं, कि आपका जो एक सॉफ्टवेयर बनता है वो इन सारे प्रोसेस से होके फिर आपके पास ये आता है कि आपने ये सारा काम करना है। फिर उसके बाद आपको पता, वो बताता है कि हाँ जी ये चीजें इसमें कम है, ये ज्यादा है, ये एक्सेसिबल हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। आजकल तो वाइब कोडिंग की वजह से आपको आइडिया हो गया होगा, कुछ लोगों को जो डेवलपर का काम कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही आसानी से आपको 10 मिनट के अंदर अंदर एक अच्छी सी वेबसाइट बना के दे देते हैं या एप्लीकेशन बना के दे देते हैं। लेकिन जो डेवलपर होते हैं उनका काम क्या होता है, हेल्प तो वो लेते हैं ऐसे वाइब कोडिंग की, लेकिन ये जो सिक्योरिटी के हवाले से इशू होते हैं वो उन्होंने फिर भी खुद देखने होते हैं। जब तक वो खुद उसको पास ना कर दें तब तक वो आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करते। हम आजकल देखते हैं जैसे कि हैकाथॉन में जाएं तो वहां पे भी हम ये टूल यूज करते हैं, लेकिन वो हमारे सिर्फ एक प्रोटोटाइप के लिए यूज हो रहा होता है कि हम इस तरह की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं या इस तरह का एक टूल बना रहे हैं। जबकि एक्चुअल में जब उस पे काम होता है तो उसमें मजीद चीजें ऐड होती हैं, तब जाके वो कुछ 6 से 8 महीने लगने के बाद फिर वो एक्चुअल पोजीशन में आती है कि ये एक्चुअल डेवलपमेंट आपकी प्रोडक्ट है जो लॉन्च की जा सकती है। तो इसलिए हम हैकाथॉन में सिर्फ एक प्रोटोटाइप दे रहे होते हैं, उसमें जो पीछे प्रोटोटाइप का मॉडल भी पड़ा है ना, तो ये सिर्फ हम दिखाने के लिए उन्हें बता रहे होते हैं। फ्री फ्लो मॉडल, ये भी एक मॉडल होता है। इन द फ्रेमवर्क ऑफ फ्री फ्लो द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज ऑगमेंटेड at every stage by incorporating different matrices and allowing free flow of control in the software development hierarchy। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो एवरी स्टेज पे मुख्तलिफ मैट्रिसेस उस पे के चेक किए जाते हैं, उसको रन किया जाता है, फिर जाके वो एक कंट्रोल की पोजीशन में आता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये फ्री फ्लो मॉडल का फ्रेमवर्क है कि वो कैसे रन कर रहा होता है। आपको ये भेज दी हुई है जो स्लाइड्स हैं, एक नज़र इसको देखिएगा जरूर कि ये कैसे रन कर रहा होता है। सर ये मॉडल जो है फ्री फ्लो, ये बाकी मॉडल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट होता है, जिस तरह हमारे पास वाटरफॉल है या फिर दूसरे हैं आइटरेटिव? मेरी आवाज़ सर आ रही है? आपकी सर हरून, आपको आवाज आ रही?
सर अरुण, आर यू देयर? जी जी, हाँ जी, बोल रहे थे आप। मेरा वो ये माइक जरा इधर से कुछ हिल गया था। क्वेश्चन था मैडम। मैडम आप रिपीट कर सकती हैं काइंडली? सर ये फ्री फ्लो मॉडल है, ये हम दूसरे मॉडल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास वाटरफॉल है या फिर आइटरेटिव है, या फिर ये उनकी तरह इंडिपेंडेंट अलग से मॉडल है जिस जी पे हम जी जी, डेवलपमेंट करते हैं। ये मॉडल जो होता है ये हम इंडिपेंडेंट भी यूज कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको फ्री फ्लो मॉडल कहा जाता है। क्या आप इसको सर सेपरेटली यूज भी कर सकते हैं, दूसरे के साथ इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। तो सर कौन से तरह के प्रोजेक्ट के लिए हम फ्री फ्लो यूज़ करेंगे? जिस तरह हमारे पास वाटरफॉल है तो हम क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं ना। जी जी जी, इसको हम यूज कर सकते हैं। किस तरह के मॉडल के लिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कोई स्टैंड अलोन सिस्टम है ना, कि आपने कोई सेपरेट सिस्टम ऐसा बनाया है जिसमें आप अलहदा से बिल्कुल फ्री ऑफ किसी कोई भी डेवलपमेंट के बगैर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, तो इस तरह के मॉडल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे डाटा फ्लो मैनेजमेंट है, कि आप अगर कोई डेटाबेस के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं फ्री फ्लो मॉडल को। आप किसी साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेपरेट होते हैं, ये किसी के साथ इंटीग्रेट स्टार्ट में नहीं करते, बाद में हम इनको किसी के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। शुरू में जैसे ही कोई जैसे रिसर्चर कोई काम करते हैं ना, तो वो सेपरेट एक सिस्टम को लेके चल रहे होते हैं, किसी को वो बताते नहीं कि हम इस पे क्या काम कर रहे हैं, अपने डाटा को सिक्योर रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं उनके लिए ये ऐसे मॉडल यूज किए जाते हैं कि बाद में ये दूसरों के साथ इंटीग्रेट हम कर सकें। थोड़ा सा हमारा एक रहता था टास्क, मैं उसको आपको थोड़ा सा बता दूं, टाइम होने वाला है हमारा। किधर गया कि अच्छा, ये हमने जो कल कुछ रूल बनाए थे इसके ऑटोमेशन के जीरा पे, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं। ये हमारा कुछ मसला आ रहा था कल, तो वो मैंने फिर सॉल्व कर लिया था बाद में ना। ये देखें, ये यहाँ पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है सर, उस कंफर्म कीजिएगा। यस सर, आ रही है। जी, ये हमने एक टेस्ट ईमेल की थी कि ताकि हमें पता चले कि हमारा ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ। तो मुझे दूसरे जो जिस जो ईमेल मैंने दिया था वहां पे मुझे ये ईमेल रिसीव हो गई है कि जी आपका ये टास्क जो है ये ओवर ड्यू हो रहा है, तो आप इसको कब तक कंप्लीट करेंगे, इस तरह का एक मैसेज आया हुआ है मुझे दूसरे ईमेल पे। ठीक है, तो इसका मैं अब आसान सा हल बता रहा हूँ। अगर किसी को कोई इशू हो कि हमने इसको कहीं पे, जैसे मुझे इशू आ रहा था, तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर जब आप कोई भी रूल पे जाएंगे, एक मिनट दोबारा हम चले जाते हैं बैक। यहाँ से हम जाते हैं ना ऑटोमेशन पे, ये वाले पे हमने यहाँ पे रूल देना है, कोई इसको नया रूल जनरेट करना है कि हमें ये वाला जो टास्क है, अगर ये हमें किस टाइम इसकी ईमेल आए, किस टाइम हमें नोटिफिकेशन आए, तो उस हवाले से। तो आप अगर क्रिएट रूल पे जाएंगे तो आपको सारी चीजें खुद मैनुअल करनी पड़ेंगी। जैसे ही आप मैनुअल ऑटोमेशन पे जाएंगे, सॉरी मैनेज ऑटोमेशन पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्रिएट विद रोबो। ये इनका अपना एआई का टूल है, इस पे क्लिक करेंगे।
तो जहाँ पे हम इसको ना अपना बता सकते हैं कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ। ठीक है, मैंने इसे लिखा कि मुझे एक ईमेल आ जाए कि जैसे ही मेरा टास्क जो उसकी डेट आ रही है, तो मुझे एक ईमेल आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमने रूल करवाना होगा, अगर हम लिखते हैं कि जी मुझे फलां जो हमारा कोलीग है या डेवलपर है, उसको ये ईमेल चली जाए कि आपका ये टास्क इस डेट से शुरू हो रहा है, तो इस तरह हम इसमें ये लाइन लिखेंगे।